नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपनी इस केमिस्ट्री की पाठशाला में। जैसा कि आप सभी बच्चों ने देखा होगा कि आज की अपनी इस क्लास में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है। ठीक है, कक्षा 12 रसायन विज्ञान में हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है उपसहसंयोजी यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो आज जो है इस चैप्टर की लेक्चर नंबर 9 है इसका। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से हम एक सिद्धांत को आज डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बर्नर का सिद्धांत। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें थी वो लगभग हमने कवर कर ली हैं लेक्चर 1 से लेकर 8 तक की जो है लेक्चर्स में। ठीक है, अब इस चैप्टर के लगभग समापन की ओर हैं हम, और हमें कुछ सिद्धांतों को यहाँ पे डिस्कस करना है। सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत बच्चों प्रिंसिपल्स हैं जो संकुल यौगिकों की संरचना, उनकी ज्यामिति, ठीक है, उनके चुंबकीय गुणधर्म और उनके रंगों की व्याख्या करने के लिए दिए गए हैं अलग अलग समय पर। ठीक है, अभी हम थोड़ा बेस लेवल से चीज़ों को उठाएंगे, उसके बाद हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा जो है, तो आज की क्लास का जो मेन हमारा टॉपिक रहेगा वो बच्चों रहेगा वर्नर का सिद्धांत। ठीक है, वर्नर्स थ्योरी, वर्नर के सिद्धांत के बारे में सब कुछ जानेंगे, A to Z बेसिक लेवल से चीज़ों को उठाएंगे। ठीक है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। देखें, तो चलिए पहले समझते हैं संकुल यानी कि जटिल यौगिकों में बंधन के सिद्धांत। ठीक है, क्या क्या जो है बंधन के सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, संकुल यौगिकों को जैसे हमने आपको बताया कि संकुल यौगिकों की संरचना, उनकी ज्यामिति, ठीक है, उनके चुंबकीय गुणों, उनके मतलब कलर्ड होने के गुण, तो विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक गुणों की व्याख्या करने के लिए, और साथ ही साथ केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड्स के मध्य जो बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड बनता है, उपसहसंयोजी जो बॉन्ड बनता है, तो उसकी प्रकृति को समझाने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अपने अपने सिद्धांत दिए गए। ठीक है, चलें पहले इंट्रो देख लेते हैं। जो हमने बताया वही लिखा है जल्दी से। संकुल यौगिकों की संरचना, धातु तथा लिगेंड्स के मध्य बंधन की प्रकृति को समझाने तथा इनके विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक गुणों की व्याख्या करने हेतु अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग समय पर विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, जो भी हमने आपको भी बताया अपनी तरफ से, बस उन्हीं बातों को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, चलें अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलें अच्छा, तो देखो बच्चों कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। जैसा कि हमने बताया कि अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अपने अपने सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, जैसे पहला सिद्धांत बच्चों जो मैं आज की क्लास में डिस्कस करना है वो है बर्नर का सिद्धांत, वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, दूसरा है संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको शॉर्ट में BBT कहते हैं। तीसरा है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं, शॉर्ट में CFT कहते हैं। चौथा है लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत, जिसको हम जो है शॉर्ट में LFT कहते हैं। पांचवा है आणविक कक्षकीय सिद्धांत, जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं, MO2 कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 5 सिद्धांत दिए गए हैं। अब यहाँ पर बच्चों का एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर ये इतने सारे सिद्धांत क्यों दिए गए हैं 1 बाय 1 करके। तो इसका आंसर बच्चों ये है कि जैसे एक सिद्धांत दिया गया तो उस सिद्धांत में कुछ कमियां रह गई। ठीक है, तो उन कमियों को दूर करने के लिए दूसरा सिद्धांत दिया गया, दूसरा दिया गया उसमें भी कुछ कमियां रह गई, तो उन कमियों को दूर करने के लिए तीसरा सिद्धांत आ गया CFT में जो कमी रह गई उनको दूर करने के लिए चौथा सिद्धांत आ गया LFT। तो इस तरीके से टोटल जो है 5 सिद्धांत दिए गए। अंतिम जो सिद्धांत आया है वो MOT आया है, और इस सिद्धांत के द्वारा सभी डाउट्स को एकदम क्लियर कर दिया गया था। संकुल यौगिकों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों को पूर्ण रूप से जो है इस सिद्धांत में समझा दिया गया था। ठीक है, हालांकि इसमें कोई सिद्धांत गलत नहीं है। ठीक है, कुछ हर एक सिद्धांत ने कुछ ना कुछ जो है एक्सप्लेन किया है, हर एक सिद्धांत की कुछ ना कुछ बातें सही रही हैं, कुछ ना कुछ बातें गलत रही हैं। तो जो सही बातें रही उनको एक्सेप्ट कर लिया गया, जो गलत रही उनको हटा दिया गया, उनको एलिमिनेट कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों देखो एक बात हमने लिख रखी है नोट करके कि कक्षा 12 के पाठ्यक्रमानुसार हम केवल यहाँ पर 3 सिद्धांत, वर्नर का सिद्धांत, DBT और CFT का ही अध्ययन करेंगे। मतलब हमारे कोर्स में 3 सिद्धांत हैं, वर्नर का सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। बाद बाकी चौथा और 5वां सिद्धांत हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है,
आगे जब हम लोग पढ़ते हैं बीएससी वगैरह में या अन्य कोई डिप्लोमा कोर्स करते हैं, ठीक है, केमिकल फील्ड का, तो उसमें ये पांचों सिद्धांत पढ़ते हैं, ठीक है, जो रहेगा ये भी दोनों पढ़ लेते हैं। लेकिन कक्षा 12 में जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, हिंदी माध्यम का, यूपी एमपी बिहार बोर्ड एनसीईआरटी लेवल का, तो उसमें यही 3 सिद्धांत हैं। इन्हीं को हमें 1 बाय 1 करके डिस्कस करना है हर एक क्लास में, ठीक है। आज की क्लास में हम डिस्कस कर देंगे बर्नर का सिद्धांत, अगली क्लास जो आएगी उसमें संयोजकतावन सिद्धांत कवर कर देंगे, ठीक। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा देखो बच्चों, बर्नर का सिद्धांत, बर्नर्स थ्योरी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो कह रहे हैं कि जटिल यौगिकों में बंध विन्यास तथा उनके गुणों की व्याख्या करने के लिए प्रथम प्रयास सन 1892 में अल्फ्रेड वर्नर, वैज्ञानिक का नाम है अल्फ्रेड वर्नर नामक वैज्ञानिक ने किया, ठीक है। तो ये थोड़ा परिचय हो गया कि सन 1892 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था अल्फ्रेड वर्नर। इन वैज्ञानिक ने क्या किया, संकुल यौगिकों में बंध विन्यास, उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों की व्याख्या करने के लिए प्रथम सफल प्रयास किया, ठीक है। इनका प्रयास जो रहा वो काफ़ी हद तक सफल रहा, लेकिन इनके भी सिद्धांत की कुछ कमियां रहीं जिनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें, ये परिचय हो गया कि 1892 में अल्फ्रेड वर्नर ने वर्नर का सिद्धांत दिया, अपना एक सिद्धांत दिया जिसे वर्नर के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। देखो वर्नर ने क्या किया, वर्नर ने अपना ये सिद्धांत दिया है, ये एक्सपेरिमेंटली बेस्ड दिया है, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है, प्रयोगों पर आधारित सिद्धांत है। वर्नर ने क्या किया बच्चों, ध्यान से देखें, ये बात जाननी बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत से मतलब एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन इसको एलिमिनेट नहीं करना चाहिए, जानना चाहिए। वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड होता है COCl3 तथा अमोनिया यानी कि NH3 के संयोग से बहुत से जटिल यौगिकों का निर्माण किया, और इस यौगिकों की जो एक पूरी श्रेणी प्राप्त हुई, इस श्रेणी को जो है वर्नर श्रेणी कहा गया, ठीक है, वर्नर श्रेणी कहा गया। कहने मतलब ये है कि वर्नर नामक वैज्ञानिक ने 2 कंपाउंड लिए, एक तो लिया कोबाल्ट क्लोराइड और दूसरा हमारा लिया अमोनिया, ठीक है। और इन दोनों की क्रिया करा के आपस में मतलब केमिकल रिएक्शन करा के कई तरीके के इन्होंने कंपाउंड्स प्राप्त किए, ठीक है, कई तरीके के प्राप्त किए। इन सभी को हम जो है उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। जैसे एक हमें ये मिला, तो इस तरीके के हमें कई सारे मिले, जैसे एक हमें ये मिला, ठीक है, COCl3 × 6NH3, ये पीले कलर का था। दूसरा हमको मिला COCl3 × 5NH2, बैगनी कलर का था। दूसरा 4NH3 हरे कलर का था, 3NH3 बैगनी कलर का था। तो इस तरीके के इनने जो है लगभग 6 के अराउंड 6 ऐसे कंपाउंड इन्होंने प्राप्त किए हैं, ठीक है। प्राप्त करने के पश्चात इन यौगिकों के इन्होंने भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया, ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंटली, और अध्ययन करने के पश्चात ही अपना यह सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे वर्नर के सिद्धांत के नाम से जाना गया, ठीक है। चलें, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, अच्छा देखते हैं, अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों वर्नर का सिद्धांत, ठीक है। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, बहुत सरल है, ठीक है, आप समझ जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। वर्नर का यह सिद्धांत निम्नलिखित अवधारणाओं पर आधारित था। वर्नर ने जो अपना सिद्धांत दिया है, जो प्रिंसिपल दिया है, वो निम्नलिखित अवधारणाओं पर आधारित था। देखो भाई कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, जो जो बातें इन्होंने बताई उन बातों को ही हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, विद एग्जाम्पल आपके माइंड में सेट कर देंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक। देखो वर्नर ने बताया कि उप सहसंयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। तो वर्नर ने एक पहली बात ये बताई कि किसी भी संकुल यौगिक में, किसी भी उप सहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकताएं, 2 प्रकार की वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पहली बात बताई। अब वो कौन कौन सी वैलेंसी बच्चों प्रदर्शित करता है, उस बात को हम यहाँ पर बताए दे रहे हैं आपको अलग से। पहले आप इस पूरे सिद्धांत का एक ओवरव्यू ले लें, फिर आपको समझना काफ़ी आसान होगा। देखो तो इन्होंने बताया कि जो CMI है, जो सेंट्रल मेटल आयन है, वो 2 प्रकार की संयोजकताएं दर्शाता है।
दो प्रकार की संयोजकताएं। समझते रहें सभी बच्चे ध्यान से, ठीक है। जो बातें हम बता रहे हैं उन बातों को ध्यान से सुनते रहें और ब्लैक बोर्ड पे, इस पे बोर्ड पे जो हम लिख रहे हैं उसको आप ध्यान से देखते रहें, ठीक है। समझने वाली चीज़ें हैं, अगर आप एक बार समझ गए तो चीज़ें काफ़ी आसान होंगी। देखो, तो केंद्रीय धातु परमाणु बच्चों दो प्रकार की संयोजकताएं रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पहली जो संयोजकता होती है उसको बच्चों हम कहते हैं प्राथमिक संयोजकता। क्या कहते हैं? प्राथमिक, या इसको हम आयनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आयनिक, ठीक है। दूसरी जो बच्चों हमारी संयोजकता होती है उसको हम कहते हैं द्वितीयक संयोजकता। क्या कहते हैं? द्वितीयक, या इसको हम बच्चों अनआयनिक भी कहते हैं, अनआयनिक, ठीक है। क्या कहते हैं? अनायनिक कहते हैं। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि सेंट्रल मेटल आयन जो होता है वो दो प्रकार की संयोजकताएं रिप्रेजेंट करता है, जिन्हें प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के कैरेक्टर समझ लेते हैं और एक उदाहरण से हम यहाँ पर चीज़ों को सेट किए देते हैं। देखो, पहला कैरेक्टर तो इनका ये है कि जो CMI की जो प्राथमिक संयोजकता है बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करती है CMI की ऑक्सीकरण संख्या को। CMI की ऑक्सीकरण संख्या को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि दर्शाती है, ठीक। और जो द्वितीयक संयोजकता है बच्चों वो CMI की उप सहसंयोजन संख्या, या आप इसको समन्वय संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। समन्वय संख्या, जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर CN भी कहते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि जो प्राथमिक संयोजकता है वो CMI की ऑक्सीकरण संख्या को रिप्रेजेंट करती है, और जो द्वितीयक संयोजकता है वो CMI की समन्वय संख्या को रिप्रेजेंट करती है। अब जैसे यहाँ पर एक हम कंपाउंड बच्चों लिए ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे सामने एक कंपाउंड है K4FeCN का होल 6, ये वाला कंपाउंड हमने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। अब इस CMI की जब आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, ठीक है, जब आप इस CMI की मतलब आयरन की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो वो कही जाएगी CMI की प्राथमिक संयोजकता, और जब आप इसकी उपसहसंयोजन संख्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, तो वो कही जाएगी द्वितीयक संयोजकता। अब आप यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे चीज़ों को। जिन बच्चों ने हमारे पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो वो चीज़ों को आसानी से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। जिन बच्चों को बेसिक नॉलेज है कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, CMI की उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है, इसको कैसे निकाला जाता है, तो वो हमारी इन बातों को ईजिली कनेक्ट कर लेंगे, ईजिली जो है ट्रैप कर लेंगे, समझ लेंगे, उन्हें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। अच्छा, CMI की ऑक्सीकरण संख्या दर्शा रही है। अच्छा, ये जो होती है बच्चों आयनिक प्रकृति की होती है। कैसी होती है बच्चों? आयनिक प्रकृति की, ठीक है। इसीलिए इसको हम जो है आयनिक संयोजकता भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो बच्चों होती है वो अनआयनिक नेचर की होती है। कैसी होती है? अनआयनिक नेचर की होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको अनायनिक संयोजकता भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा इसका कैरेक्टर और समझ लें। तीसरे कैरेक्टर में बच्चों क्या है कि ये जो बच्चों होती है, इसे जब हम संरचना बनाते हैं तो संरचना बनाते समय इसे बच्चों हम क्या करते हैं, नहीं संरचना वाला पॉइंट अगर रहने दें उसको बाद में, मैंने पॉइंट समझे कि ये जो संयोजकता होती है वो काउंटर आयन और प्लस लिगेंड्स दोनों के द्वारा जो है संतुष्ट की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। लिगेंड्स द्वारा संतुष्ट की जाती है या लिगेंड द्वारा पूरी की जाती है, ठीक है। इसको हमने बेहतरीन तरीके से सब कुछ लिखवा रखा है, केवल यहाँ पे अभी एक हम बेसिक बता दे रहे हैं, फिर हम अभी जल्दी से आपको सब जो है कनेक्ट करके सब बता देंगे। अच्छा, जो द्वितीयक संयोजकता बच्चों है ये केवल और केवल लिगेंड्स के द्वारा पूरी की जाती है। किसके द्वारा पूरी की जाती है? लिगेंड्स के द्वारा, ठीक है।
अब आप इस बात को तो यहीं से समझ गए होंगे, क्योंकि हमने ये लिखा है कि द्वितीयक संयोजकता CMI की समन्वय संख्या को रिप्रेजेंट करती है। समन्वय संख्या का मतलब तो समझ रहे हैं कि CMI लिगेंड्स के साथ कितने उपसह संयोजी बॉन्ड बनाती है। तो जितने उपसह संयोजी बॉन्ड बनाती है उन बंधों की संख्या ही CMI की उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। तो इसका मतलब भाई इसे कौन पूरी करेगा? केवल लिगेंड्स करेंगे, ठीक है। और प्राथमिक को काउंटर आयन भी कर सकते हैं, जो कि आयनन क्षेत्र में जुड़े होते हैं, धनायन और ऋणायन, और लिगेंड्स भी कर सकते हैं, इन्हें दोनों पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलें, अच्छा, अब जैसे यहाँ पर आप समझ लीजिए, जैसे हमने एक ये कंपाउंड लिया है, ठीक है, इसको आयरन फेरोसाइनाइड, मतलब फेरोसाइनाइड इसको कहते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो इसमें बच्चों जब आप CMI की ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे तो +3 आएगी। कितनी आएगी? +3, ठीक है। आप निकाल लेना, हमें मालूम है, इसलिए हम निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट बता दे रहे हैं। +3 आएगी, और +3 जो होगी वो इसकी क्या हो गई बच्चों? प्राथमिक संयोजकता हो गई। और इस प्राथमिक संयोजकता को बच्चों पूरा करेंगे, नहीं, +3 नहीं, +2 आएगी, सॉरी, +2 आएगी। इसको पूरा करेंगे हमारे ये काउंटर आयन। कौन पूरा करेंगे? काउंटर आयन पूरा करेंगे, ठीक है, काउंटर आयन पूरा करेंगे। अब इसकी जब आप उपसह संयोजन संख्या निकालेंगे बच्चों, तो उपसह संयोजन संख्या इसकी 6 है, क्योंकि साइनाइड एक दंती लिगेंड है, तो एक साइनाइड एक बॉन्ड बनाएगा, 6 बनाएंगे तो 6 हुई। इनको पूरा किया जाएगा लिगेंड साइनाइड के द्वारा। कौन पूरा करेगा? लिगेंड साइनाइड आयन, ठीक है, साइनाइड आयन जो है इनको पूरा करेंगे। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको चीज़ों को सेट करवाया, ठीक है। चलें, अच्छा, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम सिद्धांत को और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा बच्चों, तो ये हमारा बेसिक हो गया, जिसे हमने आपको अपनी तरफ से कुछ बताया, ठीक है। चलें, अच्छा, अब आ जाते हैं बच्चों, यहाँ पे समझते हैं चीज़ों को डिटेल से, ठीक है। देखें, तो जैसा कि हमने बताया, मतलब बर्नर ने बताया, हम तो एक माध्यम है, ठीक है। बर्नर ने बताया कि उपसह संयोजी यौगिकों में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, ठीक है, जिसे हम प्राथमिक संयोजकताएं और द्वितीयक संयोजकताएं कहते हैं। बस 2 ही बातें बताई इन्होंने, ठीक है, मेनली इन्होंने 2 ही बातें बताई, इन्हीं को मैं समझ लेना। चलिए देखते हैं, प्राथमिक अथवा आयनिक संयोजकता, यानी कि प्राइमरी और आयोनाइजेबल वैलेंसी। देखो भाई, कह रहे हैं कि प्राथमिक संयोजकताएं केवल ऋणायनों द्वारा ही संतुष्ट होती हैं, ठीक है। प्राथमिक जो संयोजकताएं बच्चों होती हैं वो केवल ऋणायनों द्वारा ही संतुष्ट होती हैं, और ये ऋणायन हमारे लिगेंड्स भी हो सकते हैं और काउंटर आयन भी हो सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये बात आपके बुक्स में, किताबों में नहीं लिखी होगी। ये बात जो हम आपको बता रहे हैं कि ये जो ऋणायन है ये लिगेंड्स भी हो सकते हैं और ये काउंटर आयन भी हो सकते हैं, ये आपकी किताब में नहीं लिखी होगी कहीं, चाहे तो आप देख लेना, ठीक है, जो केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाती हैं। इस बात को हमने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक। दूसरा पॉइंट देखें, ये संयोजकताएं आयनिक प्रकृति की होती हैं। कैसी होती हैं? आयनिक प्रकृति की होती हैं, आयोनाइजेबल होती हैं, अर्थात यौगिक के जल में घोले जाने पर पृथक या आयनित हो जाती हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, बर्नर ने जिन एग्जाम्पल्स के माध्यम से इन सब चीज़ों को समझाया है, अभी हम वैसे ही आपको समझाएंगे। देखो, तीसरा पॉइंट देखें, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, अर्थात यह अदिश नॉन डायरेक्शनल होती हैं, इसीलिए यह यौगिक की ज्यामिति तय नहीं करती हैं। तो तीसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि जो प्राथमिक संयोजकता होती हैं इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल होती हैं, इसीलिए यह यौगिक की ज्यामिति को निर्धारित नहीं करती हैं। इसे संरचना बनाते समय सदैव टूटी हुई रेखा डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि जब हम यौगिक की संरचना बनाएंगे, ठीक है, उसमें बर्नर का सिद्धांत लगाएंगे, तो उसमें संरचना बनाएंगे तो उसमें इन संयोजकताओं से जो ऋणायन जुड़े होंगे, चाहे वो लिगेंड्स हो चाहे काउंटर आयन हो, तो उनको डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे ऐसे। जैसे यहाँ पर CMI है, तो यहाँ पर जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे मान के चलो क्लोराइड आयन जुड़ा है जो इसकी प्राथमिक संयोजकता को पूरी कर रहा है, तो उसको टूटी हुई रेखा ब्रैकेज लाइन से जो है रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलें, अच्छा, अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये प्राथमिक संयोजकता के बारे में हो गया।
चलें द्वितीयक संयोजकता के बारे में देखें। द्वितीयक अथवा अनआयनिक संयोजकता, सेकेंडरी और नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। देखो पहला पॉइंट, द्वितीयक संयोजकता ऋणायनों अथवा उदासीन अणुओं दोनों द्वारा ही संतुष्ट हो सकती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कि द्वितीयक संयोजकता जो होगी CMI की, वो ऋणायनों द्वारा भी संतुष्ट हो सकती है और उदासीन अणुओं के द्वारा भी संतुष्ट हो सकती है, ठीक है, दोनों ही द्वारा संतुष्ट हो सकती है, जो धातु परमाणु की उपसह संयोजन संख्या को दर्शाती हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। चलें अच्छा दूसरा पॉइंट देखें, ये संयोजकताएं अनायनिक प्रकृति की होती हैं, जो कि पानी में डालने पर अलग नहीं होती। अब यहाँ पर आप एक पॉइंट पकड़ लीजिए कि संकुल यौगिक में अनायनिक कौन होता है, लिगेंड्स होते हैं, ये बात तो आप जानते ही हैं। भाई किसी भी संकुल यौगिक को अगर हम जल में घोलते हैं तो जल में घुलने पर लिगेंड्स कभी भी अलग नहीं होते हैं, जो काउंटर आयन जुड़े होते हैं कैटायन और एनायन वो सेपरेट हो जाते हैं केवल। तो यहाँ से आप एक पॉइंट समझ गए होंगे कि ये संयोजकताएं अनायनिक हैं, इसका मतलब लिगेंड्स की बात हो रही। और उपसह संयोजन संख्या भैया कौन पूरी करता है, लिगेंड्स ही पूरी करते हैं। तो 2 पॉइंट आप यहाँ से ही पकड़ पा रहे होंगे, ठीक है, एक तो ये अनायनिक प्रकृति की है और दूसरा ये उपसह संयोजन संख्या को पूरी करती है, ठीक है। चलें तीसरा पॉइंट देखें, प्रत्येक धातु परमाणु के लिए द्वितीयक संयोजकता का मान स्थिर फिक्स होता है। ये पॉइंट इन्होंने बताया कि किसी भी संकुल यौगिक में CMI का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका मान फिक्स होता है, स्थिर होता है, ठीक। यह दिशा में डायरेक्शनल होती हैं, जो उपसह संयोजन मंडल में निश्चित कोणों पर स्थित होती हैं, जिससे यह यौगिक की ज्यामिति यानी कि जियोमेट्री तय करती हैं। तो कुल मिला के यौगिक की संरचना को निर्धारित करती हैं कि जो हमारा यौगिक है वो अष्टफलकीय है या चतुष्फलकीय है या वर्ग समतलीय है या रेखीय है। तो इस प्रकार की जो संरचना हम बनाते हैं, आगे अभी हम बनाएंगे, ठीक है, तो वो सब इसी मतलब यही जो है द्वितीयक संयोजकताएं निर्धारित करती हैं। दूसरा है, ये संयोजकताएं CMI के साथ लिगेंड्स द्वारा पूर्ण की जाती हैं और संरचना बनाते समय बच्चों इन्हें ठोस रेखा से दर्शाते हैं, ठीक है। प्राथमिक संयोजकताओं को हमने बताया कि ये डॉटेड लाइन से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। द्वितीयक संयोजकताओं को हम ठोस रेखा से दर्शाते हैं, जैसे ये सेंट्रल मेटल लाइन है और इससे ये लिगेंड जुड़ा है जो इसकी द्वितीयक संयोजकता को पूरी कर रहा है, तो उसको देखो हमने सॉलिड रेखा से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। चलें अच्छा, अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलें अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं बर्नर के सिद्धांत के आधार पर बर्नर श्रेणी के कुछ जटिल यौगिकों की संरचनाएं स्पष्ट की गई। बस यही 2 बातें बताई, बर्नर ने केवल यही 2 बातें बताई हैं कि CMI की दो प्रकार की संयोजकताएं होती, प्राथमिक और द्वितीयक। बस हमने सिद्धांत जान लिया, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इन सब चीज़ों को अप्लाई कर देते हैं। जो बातें इन्होंने बताई हैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं भैया, अब उदाहरण देखते हैं, सिद्धांत हमारा पूरा हो गया, ठीक है। अच्छा, तो बर्नर के सिद्धांत के आधार पर बर्नर श्रेणी के कुछ जटिल यौगिकों की संरचना स्पष्ट की गई है। अब जैसे हमें इसकी संरचना स्पष्ट करनी है, हमें पहली बात तो अभी यही नहीं मालूम है कि बच्चों इसकी संरचना क्या है, ठीक है, संकुल यौगिक वाली। जैसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर बनाते हैं और बाहर काउंटर आयन जोड़ते हैं, तो हमें इसकी पहले संरचना निर्धारित करनी है। देखो कह रहे हैं कि CuCl3 6NH3 यह एक पीले रंग का जटिल यौगिक है तथा इसके 1 मोल जलीय विलयन की क्रिया AgNO3 से कराने पर 3 मोल AgCl प्राप्त होता है। ये बात ही निर्धारित करेगी कि यौगिक की संरचना क्या होगी। ये बात निर्धारित करेगी कि जब किसी भी यौगिक की हम AgNO3 के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें कितने मोल AgCl के मिल रहे हैं, कितने मोल AgCl के मिल रहे हैं, इससे निर्धारित होगा कि यौगिक की संरचना क्या होगी। अभी हम बताएंगे, देखो, अर्थात इसमें आयनिक प्रकृति के 3 क्लोरीन परमाणु उपस्थित हैं, अतः इसका आयनन निम्न प्रकार से होता है। तो चलिए आइए देखते हैं, कंपाउंड क्या है हमारे सामने, COCl3 × 6NH3। इसकी बच्चों क्रिया कराई गई है AgNO3 के साथ, ठीक है। AgNO3 के साथ बच्चों जब इसकी क्रिया कराई गई है तो हमें 3 मोल AgCl के मिले। जो काम का है वही हम बता रहे हैं, टोटल रिएक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है।
तो जब इसकी क्रिया जो है AgNO3 के जलीय विलयन से कराई गई तो हमें 3 मोल AgCl के मिले। इसका मतलब ये हो गया कि हमें 3 जो है क्लोरीन परमाणु मिले। 3 क्लोरीन परमाणुओं को सिल्वर के परमाणुओं ने अवक्षेपित कर लिया है। ठीक है, इससे ये कंफर्म हो गया कि 3 जो क्लोरीन के परमाणु हैं वो उपसहसंयोजन मंडल के बाहर हैं, आयनन क्षेत्र में मौजूद हैं। इससे हमें ये जानकारी मिली। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि अगर ये क्लोरीन के परमाणु उपसहसंयोजन मंडल के अंदर होते तो फिर ये हमें प्राप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि उपसहसंयोजन मंडल के अंदर जो भी परमाणु, जो भी अणु या जो भी समूह होते हैं वो CMI से अलग नहीं होते हैं जनरली। ठीक है, चाहे आप उनको गर्म कीजिए, चाहे आप उनको पानी में घोलिए, चाहे उनकी आप किसी यौगिक से क्रिया करा दीजिए, जो आयनन क्षेत्र में मौजूद है वही अलग होते हैं। तो यहाँ पे तीनों अलग हो गए, टोटल 3 है, तीनों अलग हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि ये आयनन क्षेत्र में मौजूद है, इनका जो है उपसहसंयोजन मंडल में इनकी मौजूदगी नहीं है। तो इस आधार पर बच्चों हम इसकी संरचना बना लेंगे, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। CMI के रूप में यहाँ CO है और यहाँ पर लीगेंड्स के रूप में अमोनिया है। कितने अणु हैं यहाँ पर? 6 हैं, यहाँ बना देंगे बड़ा ब्रैकेट। और यहाँ पर Cl3 को लास्ट में लिखेंगे क्योंकि एक ऋणायन है, ऋणायन को सदैव पीछे लिखा जाता है, धनायन को सदैव आगे। तो ये बच्चों क्या हो गई? इस यौगिक की संरचना हो गई, मतलब इसका सूत्र हो गया कि कैसे इसको संकुल यौगिक के रूप में लिखा जाएगा। इस रूप में आपको ये नहीं पता चल रहा है कि कौन भैया लीगेंड्स है और कौन काउंटर आयन है। ठीक है, CMI तो आप पता कर लेंगे कि यहाँ कोबाल्ट ही CMI होगा, लेकिन अमोनिया जो है एज ए लिगेंड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या क्लोराइड लिगेंड्स के रूप में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या काउंटर आयन के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि क्लोराइड आयन दोनों के रूप में काम कर सकते हैं, लिगेंड्स के रूप में भी काम कर सकते हैं और काउंटर आयन के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा? हमें ऐसा पता लगेगा इस रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, चलें अच्छा बच्चों, अब हम देख लेते हैं इस यौगिक की। ठीक है, संरचना तो हमने पता कर ली, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक बार, फिर हम देखते हैं इसकी प्राथमिक संयोजकता पता करते हैं और इसकी द्वितीयक संयोजकता को पता करते हैं। स्क्रीनशॉट लें। चलें बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको जो है थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। अब बच्चों देखो, हमें इस यौगिक की पता करनी है प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखो कंपाउंड हमारा क्या बना? कंपाउंड हमारा बना CONS3 का होल 6, CONS3 का होल 6 और Cl3, ये हमारा कंपाउंड है बच्चों। इसका जरा आप आयोनाइजेशन पहले कर लीजिए। ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, कर भी सकते हो, नहीं भी, इससे पता लग जाएगा। हालांकि कि पहले ही संरचना देख के ही पता लग गया है कि कितने अलग होंगे आयन इससे। ठीक है, और प्लस 3 क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे, इस पर जो है प्लस का 3 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब आप बच्चों इस कंपाउंड की निकाल लीजिए ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है आप जानते हैं, यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर अमोनिया उदासीन लिगेंड है और जो यहाँ पर उपसहसंयोजन मंडल के ऊपर प्लस का 3 चार्ज शो हो रहा है वो इसकी ऑक्सीकरण संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके ऊपर आवेश को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों CO की जो ऑक्सीकरण संख्या है, CO की जो ऑक्सीकरण संख्या है, कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन नंबर है ON है, वो कितनी है? प्लस की 3 है। अब इस प्लस 3 की ऑक्सीकरण संख्या को कौन बच्चों जो है यहाँ पर पूरी कर रहा है? तो इसको बच्चों यहाँ पर पूरा किया जा रहा है 3 क्लोराइड आयनों द्वारा। 3 क्लोराइड आयनों के द्वारा जो है पूरा किया जा रहा है, 3 क्लोराइड आयनों के द्वारा संतुष्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों हमें पता लग गई कि प्राथमिक संयोजकता को कौन पूरी कर रहा है? 3 क्लोराइड आयन पूरा कर रहे हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं बच्चों द्वितीयक संयोजकता। तो कोबाल्ट की हम निकालेंगे द्वितीयक संयोजकता के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि उपसह संयोजन संख्या, समन्वय संख्या को निकालेंगे। यहाँ पर समन्वय संख्या के लिए यहाँ पर आप देखिए एक दंती लिगेंड है और संख्या 6 है, तो गुणा कर देंगे 6, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आ गया बच्चों 6। ठीक, इस 6 को कौन पूरी कर रहा है? द्वितीयक संयोजकता को कौन पूरी कर रहा है? तो इसे पूरी कर रहा है 6 अमोनिया के अणु। 6 अमोनिया के अणु बच्चों इसे जो है पूरा कर रहे हैं। 6 अमोनिया के अणुओं द्वारा इस CMI की कोबाल्ट की द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट किया जा रहा है, पूरा किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे।
ठीक, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम उसके बाद इसकी संरचना बना के आपको दिखा देते हैं, क्योंकि इसकी संरचना बनेगी। अब आप यहाँ पे देख लें कि प्राथमिक संयोजकता जो 3 क्लोराइड आयनों द्वारा संतुष्ट की जा रही है, तो जब हम इस यौगिक को जल में घोलेंगे तो ये देखो आयनिक प्रकृति की है, प्राथमिक संयोजकताएं अलग हो गई, और जबकि द्वितीयक संयोजकताएं अलग नहीं हुई, वो कोबाल्ट के साथ परमानेंटली जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जो भी बातें सिद्धांत में बताई गई हैं वो सब एग्जाम्पल में ही फिट बैठती हैं, एकदम सब एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। चलिए अब इसकी संरचना बना लेते हैं। तो कोबाल्ट, देखो बच्चों संरचना इसकी कैसी बनाएंगे, जैसे यहाँ पे आप लिखिए कोबाल्ट, सेंटर मेटल आयन है, सेंटर में है, और अमोनिया, अमोनिया के यहाँ पे कितने अणु बच्चों, 6 अणु हैं। ठीक है, क्लोरीन को आप यहाँ पे लगा दीजिए, लॉक कलर चेंज करना है, क्लोरीन को आप यहाँ पे लगा दीजिए, इसकी जो संरचना बनेगी वो बनेगी बच्चों अष्टफल की है। ठीक है, अमोनिया कितने अणु हैं बच्चों, 6, नहीं रुक जाओ, इसको अलग से ही रखो, क्योंकि अमोनिया के ही हमारे पास बच्चों 6 अणु हैं। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। ठीक, चलें अच्छा, अब हम देखते हैं बच्चों जो है ये तो जो है इसकी द्वितीयक संयोजकताओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमको जो है ठोस रेखा के द्वारा जो है CMI के साथ जोड़ेंगे, ठोस रेखा के द्वारा जोड़ देंगे। ठीक है, अब हमारे सामने बच्चों क्या रह गए, अब हमारे सामने रह गए हैं क्लोराइड आयन, जो इसकी प्राथमिक संयोजकता को पूरी कर रहे हैं, तो उनको आप डॉटेड लाइन से ऐसे करके जोड़ दीजिए, आपकी इच्छा है इसी से आपको जोड़ देना है, चाहे सामने सामने इधर उधर जहाँ जोड़ने चाहें। अब एक रह गया है तो आप इसको यहाँ पे जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये बच्चों इसकी क्या बन गई, संरचना बन गई। आप इसको जो है ब्रैकेट में भी ऐसे बंद कर सकते हैं और इसके ऊपर प्लस का 3 चार्ज दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों इस यौगिक की संरचना बन गई CONH3 का होल 6 Cl3 की। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अमोनिया के जो 6 अणु हैं वो कोबाल्ट की द्वितीयक संयोजकता को पूरी कर रहे हैं, इसीलिए हमने उनको जो है ठोस रेखा से मतलब दर्शाया है, संरचना में रिप्रेजेंट किया है। और जो क्लोराइड आयन है वो प्राथमिक संयोजकता को पूरी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनको हमने जो है डॉटेड रेखा, टूटी हुई रेखा से रिप्रेजेंट किया है, दर्शाया है। ठीक है, आपको हर एग्जाम्पल को इसी तरीके से इसी मैनर में रिप्रेजेंट करना है, समझाना है। चलें अच्छा, अब आप संरचना बना लेना। ये संरचना बच्चों कही जाती है अष्टफलकीय। क्या कही जाती है, अष्टफलकीय कही जाती है, इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। चलें अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लें आप, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल और सेट करते हैं। चलें बच्चों अच्छा, देखते हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब जितने भी हम एक आध उदाहरण और लेंगे उनको भी लगभग सेम कॉन्सेप्ट होगा, ऐसे ही हम निकालते हैं। और बर्नर का सिद्धांत जब आपसे पूछा जाएगा तो आप 1 या 2 एग्जाम्पल इसी माध्यम से सेट करेंगे, ऐसी सब चीज़ों को आप समझाएंगे। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लीजिए, COCl3 × 5NH3, यह बैगनी रंग का यौगिक है। ठीक है, जो 1 मोल जलीय विलयन की क्रिया AgNO3 से कराने पर 2 मोल AgCl का अवच्छेद देता है। ठीक है, जब आप इस कंपाउंड की क्रिया बच्चों कराते हो, ठीक है, यहाँ पर हम लिखे लेते हैं COCl3 × 5NH3। ठीक है, इसकी जब आप क्रिया कराते हो AgNO3 के साथ, ठीक है, तो ये केवल हमें 2 मोल AgCl के देता है। कितने देता है, 2 मोल AgCl का। इससे हमें ये पता लग गया कि उपसहसंयोजन मंडल के बाहर 2 क्लोरीन परमाणु हैं जो ऐसे काउंटर आयन के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, जो एक नहीं मिला, जो एक हमें नहीं मिला, 3 में से 2 ही हमको प्राप्त हुए, 2 ही का अवक्षेप कर पाए हम, एक का नहीं कर पाए। तो इसका मतलब है कि एक क्लोरीन का जो परमाणु है, क्लोराइड आयन है, वो उपसहसंयोजन मंडल के अंदर मौजूद है, और वो क्या है, वो मंडल के अंदर मौजूद होकर जो है उसकी जो है उपसहसंयोजन संख्या को पूरी कर रहा है, लिगेंड्स की तरह काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अच्छा, तो इस आधार पर बच्चों हम इसकी संरचना बनाए ले रहे हैं। ठीक है, इस आधार पर इसकी हम संरचना बनाए ले रहे हैं। COCl एक अंदर है, Cl को पहले लिखेंगे। ठीक है, और अमोनिया के कितने बच्चों, 5 अणु हैं, तो ये हमारे हो गए, और 2 हमारे Cl2 बाहर है।
तो इस आधार पर, इस रिएक्शन के आधार पर हमने इस यौगिक की ये संरचना पता कर ली। ठीक है, अब आप इसका आयोनाइजेशन कर दीजिए। ठीक है, आयोनाइजेशन जब बच्चों आप करेंगे तो COCl NH3 का होल 5 प्लस 2 क्लोराइड आयन निकल जाएंगे और इस पर बच्चों प्लस का 2 चार्ज आ जाएगा। इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? प्लस का 2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों आप देखिए कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या। कोबाल्ट की जब आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस की 3 ही आएगी, क्योंकि प्लस का 2 ये हो गया और 1 इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्लस की 3 हम यहाँ पे निकालेंगे नहीं। ठीक है, टाइम अपना वेस्ट यहाँ पे नहीं करेंगे, आप लोगों ने सब सिखा दिया है तो आप निकाल लेना। ठीक है, क्या हम निकालें? प्लस की 3 ही आएगी। ठीक, और इस 3 प्लस की ऑक्सीकरण संख्या को कौन पूरी करेगा? प्राथमिक संयोजकता को कौन पूरी करेगा? तो प्राथमिक संयोजकता को 2 क्लोराइड आयन और प्लस 1 अंदर वाला क्लोराइड आयन। इस बात को अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये वाला जो क्लोराइड आयन है बच्चों, अभी हम आपको बता दे रहे हैं, ये वाला जो क्लोराइड आयन है ये कोबाल्ट की प्राथमिक संयोजकता को भी पूरी करेगा और प्लस 1 संयोजकता जो है उपसह संयोजन संख्या को भी पूरी करेगा, दोनों को पूरी करेगा। ये जो बाहर वाले हैं ये केवल और केवल प्राथमिक संयोजकता को पूरी करेंगे और अंदर वाला जो क्लोरीन का परमाणु है ये दोनों प्रकार की संयोजकताओं को पूरी करेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 2 क्लोराइड आयन प्लस 1 क्लोराइड आयन, ठीक है, तीनों ये क्या करते हैं? प्राथमिक संयोजकता को पूरी करते हैं, प्राथमिक संयोजकता को पूरी करते हैं, तीनों ही करेंगे मिलके। ठीक है, प्राथमिक संयोजकता को। अच्छा, कोबाल्ट की जब आप द्वितीयक संयोजकता की बात करेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, तो वो प्लस की मतलब 6 ही है, 6 ही है भाई। 5 यहाँ पर, 1 दंती लिगैंड ये है, 1 ये है, टोटल 6 है। इनको कौन पूरी करेगा? इनको पूरी करेंगे 5 अमोनिया के अणु और प्लस 1 क्लोरीन का परमाणु, 1 क्लोरीन का परमाणु। तो ये बच्चों पूरी करेगा द्वितीयक संयोजकता को। किसको पूरी करेगा? द्वितीयक संयोजकता को बच्चों यहाँ पर पूरी करेगा। ये बात ध्यान रखेंगे। एक यहाँ पर आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि ये वाले क्लोरीन परमाणु कॉमन है। ठीक है, ये प्राथमिक को भी पूरी कर रहा है और द्वितीयक को भी पूरी कर रहा है। ठीक है, चलें। अच्छा, अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आपको इसकी संरचना बनाकर दिखा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर हम जो है आपको इसकी संरचना बनाकर दिखा देते हैं। चलें, अच्छा बच्चों देखते हैं। अब इसकी संरचना हम बच्चों देख लेते हैं। संरचना लगभग वही बनेगी, थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट आएगा, बाकी लगभग इसकी वही संरचना बनेगी। इसकी पहले जो है उपसह संयोजन संख्या को हम देखते हैं। अमोनिया कितने थे बच्चों? 5 अमोनिया थे हमारे सामने। ठीक है, तो 5 अमोनिया को हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। ठीक, 5 अमोनिया को यहाँ पर हम लिख रहे हैं। देखो 3 और 4, 1 क्लोरीन यहाँ पे लिखना होगा हमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो 1 क्लोरीन का परमाणु है वो ऐसे लिगेंड्स के रूप में भी काम कर रहा है। अब इसको हम प्राथमिक संयोजकता जो पूरी कर रहे हैं उनको हम सॉलिड रेखा से यहाँ पर कनेक्ट करिए दे रहे हैं CMI के साथ। ठीक है, देख लो इसकी 6 संयोजकताएं, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पूरे हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर इसके जो प्लस की 3 ऑक्सीकरण संख्या है उसको बच्चों रिप्रेजेंट करेंगे हमारे क्लोरीन के परमाणु। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लोरीन के परमाणु बना दिए। 2 तो बाहर वालों ने कर दी और 1 जो रह गई उसको जो अंदर वाला लिगेंड से वही पूरा करेगा, तो उसको जो है हम साथ ही साथ जो है ब्रैकेज लाइन से भी जोड़ेंगे। तो संरचना में भी थोड़ा आप जो अंतर आया वो समझ गए कि जो लिगेंड प्राथमिक संयोजकता को भी पूरी कर रहा है और द्वितीयक को भी पूरी कर रहा है, तो उसको जो है CMI के साथ दोनों लाइनों से अटैच करेंगे। ठोस रेखा से भी करेंगे और टूटी हुई रेखा से भी करेंगे। ठोस रेखा ये दर्शा रही है कि ये CMI की द्वितीयक संयोजकता को पूरी कर रहा है, टूटी हुई रेखा ये दर्शा रही है कि ये CMI की प्राथमिक संयोजकता को पूरी कर रहा है। ठीक है,
तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर आप चाहें तो एक छोटा सा स्टार मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। चलें, अच्छा, तो ये बच्चों इसकी क्या बन गई, संरचना बन गई, ठीक है। चलें, अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें, तीसरा उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। तीसरा उदाहरण भी लगभग ऐसा ही है, आप कर ही लेंगे, ठीक है। चलो इसको हम थोड़ा बता देते हैं, आप घर पे कर लेना। देखो, COCl3 4 अमोनिया, यह एक हरे रंग का संकुल यौगिक है। इसके 1 मोल जलीय विलयन की क्रिया AgNO3 से कराने पर 1 मोल AgCl का अवच्छेद प्राप्त होता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, एक क्लोराइड आयन केवल हमको अवच्छेदित हो रहा है। टोटल कितने हैं, 3, 3 में से 1 ही प्राप्त हुआ। इसका मतलब अब 2 क्लोरीन के जो आयन हैं वो ऐसे लीगेंड की तरह काम कर रहे हैं और उपसय संयोजन मंडल के अंदर हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी डायरेक्ट बच्चों संरचना लिख रहे हैं, ठीक है। कैसे ये पता करते हैं रिएक्शन, वो तो हमने आपको बता ही दी है और आप सीख गए हैं, ठीक है। बहुत सरल भी है, कोई इसमें ज़्यादा वो भी नहीं है। तो COCl2 और अमोनिया कितने हैं बच्चों, यहाँ पर 4 अमोनिया है, यानी कि NH3 का होल 4, और 1 क्लोराइड आयन बाहर है, तो उसको हमने आभार बना दिया। इसका जब आप आयोनाइजेशन करेंगे तो आयोनाइजेशन भी अब आप कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप सीख गए हैं, ठीक है। एक मतलब जो है निगेटिव निकल जाएगा Cl- और ये इसका ऊपर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसके भी बच्चों आप जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर वही आएगी +3, ठीक है। और जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे बच्चों तो कोऑर्डिनेशन नंबर वही 6 आएगी, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या +3 को मालूम कौन इसको पूरी करेगा, इसको पूरी करेगा एक ये क्लोरीन का परमाणु करेगा और 2 अंदर वाले करेंगे पूरी, ठीक है। 6 को कौन पूरी करेगा, 4 हमारे अमोनिया के अणु करेंगे, ठीक है, और 2 हमारे ये क्लोरीन के परमाणु पूरे करेंगे। तो ये वाले दोनों हमारे कैसे हो गए बच्चों, कॉमन हो गए, ठीक है। चलें, अच्छा समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेने जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेने जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें, संरचना हम आपको जल्दी से इसकी बना के दिखाई दे रहे हैं। देखो संरचना बच्चों इसकी कैसी बनेगी, देखो देखो यहाँ पर आप CO ले लीजिए, अमोनिया कितने हैं बच्चों, 4, ठीक है। तो ये 4 अमोनिया ले लीजिए, NH3, ठीक है। क्लोरीन के 2 परमाणु अंदर की तरफ हैं, लीगेंड्स के रूप में यहाँ पे मौजूद हैं, तो इनको यहाँ दिखा दीजिए, ठीक है। और ये जो है बच्चों सभी जो हैं इसकी उपसय संयोजन संख्या को पूरी कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर क्लोरीन का 1 परमाणु जो बाहर मौजूद है उसको हम यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये अंदर वाले जो क्लोरीन के परमाणु हैं ये इसकी जो हमने बताया कि प्राथमिक संयोजकता को भी पूरा कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको जो है ब्रैकेट टूटी हुई रेखा से भी दर्शाए दे रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये बच्चों क्या बन गई, इसकी संरचना बन गई, ठीक है। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, अच्छा, अब ये वाला कंपाउंड आप स्वयं कर लेना, ठीक है। हम सब नहीं करा रहे हैं, आप भी कुछ करें अपनी तरफ से, आपने चीज़ों को सीख लिया है तो आप भी कुछ करें घर पे, ठीक है। इसमें देखो क्या है, ये पकड़ो, ये बात पकड़ा करो, कह रहा है AgNO3, ये बात आपको बताई जाएगी, ठीक है, कि कितने अवच्छेद मिले। ऐसे आप रचना पता ही नहीं कर पाओगे, या तो आपसे प्रयोग कराया जाए तो आप रिएक्शन करा के पता कर लोगे। अब यहाँ तो रिएक्शन कोई कराएगा नहीं, ठीक है। जब थियोरेटिकल पेपर होगा, जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, तो आपको ये बात बताई जाएगी कि AgNO3 विलयन के साथ क्रिया कराने पर कितने मोल AgCl मिले, तो आप इससे पता कर लेंगे कितने बाहर हैं कितने अंदर हैं। टोटल 3 है, और 3 में से देखो यहाँ पे लिखा AgCl का अवच्छेद नहीं देता है, समझ लीजिए आप, AgCl का अवच्छेद नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर सभी क्लोरीन के परमाणु उपसय संयोजन मंडल के अंदर ही मौजूद है, कोई बाहर नहीं है। तो कुल मिला के इसकी बच्चों संरचना बनेगी COCl3 NH3 का होल थ्राइस। ये बच्चों इसकी क्या बनेगी, संरचना, मतलब इसका सूत्र बन जाएगा,
ठीक है। अब आप इस आधार पे कर लेना, ये वाले जो क्लोरीन के परमाणु हैं ये प्राथमिक संयोजकता को भी पूरी करेंगे, द्वितीयक को भी पूरा करेंगे। आप ऐसे दिखाना जैसे ये क्लोरीन आपने जोड़े, जल्दी से हम बता दे रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। ये आप 3 क्लोरीन जोड़ देना उसी हिसाब से, तो ये प्राथमिक को पूरा कर रहे हैं तो इनको जो है हम वो सॉरी द्वितीय को कर रहे हैं तो ठोस लाएं। अब प्राथमिक को भी यही पूरा कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ आप जो है ऐसे ऐसे दिखा दीजिए। तो ये दोनों लाइक जब हम दोनों रेखाओं से जोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, प्राथमिक और द्वितीय दोनों प्रकार की संयोजकताओं को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। चलें, अच्छा अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेने जल्दी से। चलें बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने एक का लगा दिया है, कैसे क्या आपको इसकी लैंग्वेज लिखनी है वो भी आप यहाँ पे समझ लें, जल्दी से इसको रीड आउट किए दे रहे हैं। देखो यहाँ पर तीनों क्लोराइड आयन इसकी बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। ये जो कंपाउंड हमने आपको बताया है इसकी अभी संरचना हमने आपको बताई थी कि ये तीनों क्लोरीन के परमाणु अंदर की तरफ हैं, मंडल के अंदर हैं और लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर तीनों क्लोराइड आयन केंद्रीय धातु परमाणु CO की प्राथमिक व द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये बात हमने आपको पहले ही बता दी, अर्थात दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। चूंकि कोई भी क्लोरीन परमाणु बाहर आयनित होने के लिए मुक्त नहीं, इसीलिए सभी बड़े कोष्टक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं। प्रॉपर्टी के अनुसार इनका आधुनिक सूत्र ये होना चाहिए। देखिए यही सूत्र हमने अभी आपको लिखकर बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर इसको हिंदी की लैंग्वेज में हम लिखना चाहें, ठीक है, लैंग्वेज लिखना चाहें भाषा के रूप में, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें आप। सेम अन्य जो भी हमने आपको एग्जांपल बताए थे उसमें भी आप इसी तरीके की लैंग्वेज लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा चेंज होगा उसमें, ठीक है। चलें, अच्छा बच्चों, तो बर्नर का सिद्धांत हमने पढ़ लिया है। बर्नर के सिद्धांत को हमने उदाहरण के माध्यम से समझ लिया है, ठीक है। कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के सहयोग से कई सारे हमने कंपाउंड जो बनाए, मतलब बर्नर ने बनाए, तो उनमें हमने चीज़ों को समझ लिया। हमने जान लिया कि प्राथमिक संयोजकता कैसे निकाली जाती है, द्वितीयक संयोजकता कैसे निकाली जाती है, संरचना कैसे बनाई जाती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बच्चों बर्नर के सिद्धांत की सीमाएं। बर्नर के सिद्धांत की सीमाएं, तो बर्नर के सिद्धांत में कुछ कमियां रह गई। क्या रह गई? कमियां, अर्थात यह प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए, कुछ प्रश्नों के उत्तर ये जो है नहीं दे पाए, इसीलिए फिर दूसरा सिद्धांत आया। देखो क्या कमियां थी। पहली कमी थी केवल कुछ ही तत्व मुख्यतः संक्रमण धातुएं ही संकुल यौगिक क्यों बनाती हैं। पहली तो इनकी कमी यही थी कि केवल कुछ ही तत्व, मतलब जैसे संक्रमण तत्व हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, यही केवल संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं और कंपाउंड्स क्यों नहीं बनाते हैं। तो उस समय तक ये इस बात का आंसर नहीं दे पाए थे, ठीक है। जब बर्नर से ये बात पूछी गई तो उस समय तक ये इस बात का आंसर नहीं दे पाए थे, ठीक है। हालांकि आज तो हमें मालूम है कि क्यों बनाते हैं, तो आप जानते ही हैं, ठीक है, कि रिक्त कक्षक और मतलब रिक्त डी ऑर्बिटल्स और छोटा आकार और CMI मतलब संक्रमण धातु पर उच्च आवेश के कारण ही वो बनाते हैं, एस और पी ब्लॉक के नहीं बनाते हैं। तो ये बात उस समय जब इन्होंने सिद्धांत दिया तब इन्हें मालूम नहीं था, ना उस समय किसी ने बताई ना पता लगा था। दूसरा देखें, द्वितीयक संयोजकताएं केवल यौगिक की ज्यामिति कैसे निर्धारित करती हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं बता पाए, ये बात भी आगे हमारे सामने निकल के आई। तीसरा, यह सिद्धांत इन यौगिकों के चुंबकीय और प्रकाशीय गुणों की व्याख्या नहीं कर सका। यह जो सिद्धांत था बच्चों, वो जो है इनके चुंबकीय और प्रकाशीय गुणों की व्याख्या नहीं कर सका, ठीक है। तो ये बच्चों क्या रह गई, इस सिद्धांत की कमियां रह गई। क्या रह गई? कमियां रह गई, ठीक है। चलें, अच्छा बच्चों, इन कमियों को दूर करने के लिए फिर दूसरा सिद्धांत आया, जिसे हम संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं, BBT, ठीक है। तो उसको अगली क्लास में देखा जाएगा, उसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लें। चलें बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को हम आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। एक आपको वीडियो और मिलेगी, लगभग 10 या 15 मिनट की, 15 मिनट की वीडियो होगी समथिंग, तो उसमें हम इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब एक्सप्लेन करेंगे, जो कि बर्नर के सिद्धांत पर ही आधारित है, एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है।
मतलब एग्जामिनर के द्वारा इसको एक्सपेरिमेंटली डिजाइन किया गया है। अगर आपको बर्नर का सिद्धांत सही से पता है, विद एग्जाम्पल आपने चीज़ों को सही से समझा है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। अन्यथा अगली क्लास में हम आपको जो है एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और अपने लेवल पे एक बार सॉल्व करके देखना तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगले क्लास में अगली जो वीडियो जाएगी उसमें हम कंफर्म करा देंगे, सॉल्व करा देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें। चलें अच्छा बच्चों, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कैसी लगी आपको आज की ये क्लास कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं और प्रॉपर हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप क्लास 12th में हैं, ठीक है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, चाहे किसी भी बोर्ड के हों, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, NCERT लेवल का यहाँ पे सब पूरा सिलेबस चल रहा है और कंप्लीट प्लेलिस्ट, कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो प्रॉपर हमारे साथ जुड़े रहें, प्रॉपर अपने नोट्स बनाते रहें। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और रिवीजन भी करते रहें, साथ ही साथ वीकली या 15 दिन में या मंथ में, पर मंथ जो है रिवीजन भी करते रहें, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आपकी ये जो चीज़ें हैं माइंड से कुछ समय के पश्चात स्किप कर जाएंगी, निकल जाएंगी। तो रिवीजन करते रहें, समय के साथ चीज़ों को थोड़ा रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।